Yes, welcome to you student. My name is सुनील सर, टीचर इन इंडियन हिस्ट्री। तो स्टूडेंट, अपना जो यूट्यूब चैनल है उससे अपन बात कर रहे थे समुद्रगुप्त की, यानी कि गुप्त डायनेस्टी जो थी उसमें अपन ने समुद्रगुप्त की जो 6 प्रकार की मुद्राएं हैं उनके बारे में कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे आपको कुछ नोट लिखना है जो इम्पोर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो लिखना है प्रयाग परिस्थिति के अनुसार, इसमें लिखो समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति, समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, प्रयाग परिस्थिति के अनुसार इसका केंद्रीय प्रशासन, इसका केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, केंद्रीय प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से था, प्रत्यक्ष रूप से था। भाई समुद्रगुप्त जो था उसका केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार का था? प्रत्यक्ष रूप का था, यानी कि उसका प्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर नियंत्रण था। इसके बाद में आपको नोट डाल के लिखना है। फर्स्ट नोट, फर्स्ट नोट में लिखना है संधि विग्रहिक। नोट डाल के लिखो संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक। संधि विग्रहिक क्या होता है? तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो संधि विग्रहिक हैं वो है युद्ध। भाई कोई भी दो राजाओं के मध्य अगर युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में अगर शांति प्रिय रखना है या फिर उन दो राजाओं के बीच में कोई संधि करवानी है तो वहाँ पर क्या होगा? संधि विग्रहिक मंत्री काम करता था। तो इसके कोष्टक में लिख लेना युद्ध शांति, युद्ध शांति एवं संधि विग्रहिक मंत्री, संधि विग्रहिक मंत्री, संधि विग्रहिक मंत्री। तो संधि करवाने वाला मंत्री किस नाम से जाना जाता था? संधि विग्रहिक के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा दूसरा नोट डाल के लिखना है कुमारामात्य। सेकंड स्टेप नोट डाल के लिखो कुमारामात्य, कुमारामात्य। कुमारामात्य क्या होता है? राज्यपाल, गवर्नर, इसके अलावा विस्पति, विस्पति एवं जनगांव का मुखिया, जनगांव का मुखिया। भाई छोटे छोटे जन मिलकर क्या बनाए? बड़े बड़े महाजनपद बन गए। और सबसे ज़्यादा प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा आपको नोट डाल के लिखना है खाग प्रकिक। तीसरा नोट डाल के लिखो खाग प्रकिक। ये क्या होता था? राजकीय, राजकीय भोजनालयों का अध्यक्ष, भोजनालयों का अध्यक्ष क्या कहलाता था? खाग प्रकिक कहलाता था। इसका मतलब अपन बात कर सकते हैं कि जितने भी राजकीय भोजनालय हुए समुद्रगुप्त के शासनकाल में, तो उन सबका ध्यान रखने वाला जो अध्यक्ष मंत्री होता था वो खाग प्रकिक कहलाता था। इसके अलावा आपको लिखना है महादंडनायक। अगला नोट डाल के लिखो महादंडनायक। इसमें लिखना है पुलिस विभाग का, पुलिस विभाग का, पुलिस विभाग का अध्यक्ष,
एवं इसके अलावा आपको लिखना है एवं फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। समझ में आ रही है क्या? महादंडनायक। इसके अलावा होता था पांचवा महासेनापति, महासेनापति। तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो महासेनापति जो होता था उसका क्या काम था? सेना का जो उच्च अधिकारी है, भाई मान लीजिए कोई भी सेना है और उस सेना का उच्च अधिकारी है तो वो सेना को संभालने का कार्य करता था। तो इसमें लिखना है सेना का उच्च अधिकारी, सेना का उच्च अधिकारी, सेना का उच्च अधिकारी, सेना का उच्च अधिकारी। तो ये जो नोट लिखवाया है ये इंपॉर्टेंट है। तो इन सब का उल्लेख समुद्रगुप्त द्वारा इलाहाबाद स्तंभ लेख, जिसका नाम था प्रयाग प्रस्तुति, उसमें मिलता है। तो इसके आगे लिखना है इन सब का उल्लेख, इन सभी का उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, स्तंभ लेख जिसको प्रयाग प्रस्तुति कहते हैं, प्रयाग प्रस्तुति, इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग प्रस्तुति से मिलता है, प्रयाग प्रस्तुति से मिलता है। समझ में आ रही है क्या बात? इसका उल्लेख किससे मिलेगा? प्रयाग प्रस्तुति से। नेक्स्ट स्टेप लाइन चेंज करके लिखो, समुद्रगुप्त का भारतीय नेपोलियन होना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता था, इसके पीछे का क्या कारण था, इसके बारे में अपन को जानना है। तो समुद्रगुप्तास बिगिन द इंडियन नेपोलियन, समुद्रगुप्तास बिगिन द इंडियन नेपोलियन। समुद्रगुप्त का भारतीय नेपोलियन होना। हेडिंग लगाओ, समुद्रगुप्त का भारतीय नेपोलियन होना। इसमें हेडिंग लगाना है समुद्रगुप्तास बिगिन द इंडियन नेपोलियन, नेपोलियन। इसमें लिखना है समुद्रगुप्त का भारतीय नेपोलियन होना, समुद्रगुप्त का भारतीय नेपोलियन होना, भारतीय नेपोलियन होना। क्या समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, यह अपन को जानना है। तो समुद्रगुप्त जो था वो पराक्रमी और प्रतापी शासक था। तो समुद्रगुप्त एक महान योद्धा जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को शक्तिशाली एवं ताकतवर बनाया था। इसी में लिखना है
समुद्रगुप्त लिखो। समुद्रगुप्त गुप्त काल का एक महान प्रतापी एवं शक्तिशाली शासक था जिसने गुप्त साम्राज्य को लिखो। जिसने गुप्त साम्राज्य को भाई किस साम्राज्य की बात हो रही है? गुप्त साम्राज्य, और उसका नाम है गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त साम्राज्य को ताकतवर बनाया था, समझ में आ रही है क्या बात? कि समुद्रगुप्त अपने शासनकाल का सबसे ताकतवर शासक था। इसके अलावा इसको 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। आगे लिखो। समुद्रगुप्त अपने शासनकाल में सभी युद्धों में विजेता रहने वाला शासक था। इसी में लिखना है समुद्रगुप्त अपने शासनकाल में सभी युद्धों में विजेता रहने वाला शासक था। समझ में आ रही है क्या बात? कि समुद्रगुप्त अपने शासनकाल में सभी युद्धों में विजेता रहने वाला शासक था। नेक्स्ट लिखो। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि इतिहासकार V.S. स्मिथ ने दी थी। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि, इसमें लिख लेना राजा समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि इतिहासकार V.S. स्मिथ ने दी थी। V.S. स्मिथ, इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद करके अंडरलाइन कर दो। V.S. स्मिथ ने दी थी। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहने वाला या उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन था? इतिहासकार V.S. स्मिथ था। क्वेश्चन डाल के लिखो। भारतीय नेपोलियन के रूप में समुद्रगुप्त के पूरक कौन थे? भारतीय नेपोलियन के रूप में समुद्रगुप्त के पूरक कौन थे? क्वेश्चन है अपना। भारतीय नेपोलियन के रूप में समुद्रगुप्त के पूरक कौन थे? समझ में आ रही है क्या बात? तो इसका जो पूरक था वो V.S. स्मिथ ही था, इतिहासकार V.S. स्मिथ। तो इसका आंसर लिखना है V.S. स्मिथ। इन्होंने उत्तरी एवं दक्षिणी भारत साम्राज्य बनाने के कारण इसमें लिखो आंसर इतिहासकार V.S. स्मिथ
स्मिथ ने समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणी एवं उत्तरी भारत में विशाल साम्राज्य बनाने के कारण भारत का नेपोलियन कहा था। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्ता भारत का नेपोलियन कहा था। समझ में आ गई क्या बात? किसने कहा था? इतिहासकार V.S. स्मिथ के द्वारा जब समुद्रगुप्त ने दक्षिणी और उत्तरी भारत के अंदर एक ताकतवर साम्राज्य स्थापित किया, इसी कारण इसको उपाधि दी थी भारत का नेपोलियन की। इसके बाद में आपको लिखना है, भारतीय नेपोलियन होने के तौर पर समुद्रगुप्त को समरस्थ। भारत का नेपोलियन होने के तौर पर समुद्रगुप्त को समरस्थ लिखो। भारत का नेपोलियन होने के तौर पर समुद्रगुप्त को समरस्थ अर्थात इसका मतलब है 100 युद्धों का विजेता। 100 युद्धों का विजेता। विक्ट्री ऑफ 100 वॉर। 100 युद्धों का विजेता। विक्ट्री ऑफ 100 वॉर। तो विक्ट्री ऑफ 100 वॉर से कौन था? समुद्रगुप्त था। तो समरस्थ विक्ट्री ऑफ 100 वॉर का विजेता कहा जाता है। समझ में आ रही है क्या बात? नेक्स्ट स्टेप लिखना है, नेपोलियन की तुलना में समुद्रगुप्त ने दीर्घकाल तक सफलतापूर्वक शासन किया था। नेपोलियन की तुलना में सम्राट समुद्रगुप्त ने, इसी में लिखो, नेपोलियन की तुलना में सम्राट समुद्रगुप्त ने दीर्घकाल तक शासन किया था। समुद्रगुप्त ने दीर्घकाल तक शासन किया था। समझ में आ गई क्या बात? तो समुद्रगुप्त के नेपोलियन क्यों कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही लिखना है, नोट डाल के लिखो। समुद्रगुप्त ने अंतिम समय में अपने उत्तराधिकारियों को, नोट डाल के लिखो, समुद्रगुप्त ने अंतिम समय में अपने उत्तराधिकारियों को सम्राट समुद्रगुप्त ने अंतिम समय में अपने उत्तराधिकारियों को
उत्तराधिकारियों को एक सफलतापूर्वक एवं एक विस्तृत सुव्यवस्थित सफलतापूर्वक साम्राज्य प्रदान किया था। एक विस्तृत सुव्यवस्थित विशाल साम्राज्य प्रदान किया था। साम्राज्य प्रदान किया था। समझ में आ गई क्या बात? नोट में क्या लिखवाया है? सम्राट समुद्रगुप्त ने अंतिम समय में, यानी कि समुद्रगुप्त के बाद आने वाले जो शासक हैं उनको एक बड़ा सारा विशाल साम्राज्य जो सुव्यवस्थित था और विस्तृत उसका प्रकार था, वैसा साम्राज्य उसने दिया था। समुद्रगुप्त नेपोलियन से कहीं अधिक महान था, इतिहासकारों का मानना है। इसमें आगे नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखना है। इतिहासकारों का मानना है, इतिहासकारों का मानना है कि समुद्रगुप्त नेपोलियन बोनापार्ट, ये वही है नेपोलियन बोनापार्ट। वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ नेपोलियन नेपोलियन से कहीं अधिक महान था, कहीं अधिक महान था। तो ये जो नोट लिखवाया है ऐसे का ऐसा आपको नोट डाल के लिखना है। अब अपन को आगे लिखना है समुद्रगुप्त का चरित्र एवं मूल्यांकन। समुद्रगुप्त का चरित्र एवं मूल्यांकन, इसके अंदर लिखना है कि समुद्रगुप्त किस प्रकार का शासक था। क्या वो अच्छा शासक था? क्या वो बुरा शासक था? उसने कौन कौन से अच्छे काम किए, कौन कौन से बुरे काम किए, वो सारे किसमें आएंगे? समुद्रगुप्त के चरित्र एवं मूल्यांकन के अंदर। तो यहाँ तक उतार लो, फिर आगे चलता हूँ।
देखो समुद्रगुप्त का चरित्र एवं मूल्यांकन हेडिंग लगाना है। समुद्रगुप्त का चरित्र एवं मूल्यांकन। समुद्रगुप्त का चरित्र एवं मूल्यांकन। समुद्रगुप्त का चरित्र एवं मूल्यांकन। चरित्र एंड of the समुद्रगुप्तास। हिंदी में लिख लेना समुद्रगुप्त का चरित्र एवं मूल्यांकन। समुद्रगुप्त का चरित्र एवं मूल्यांकन तो समुद्रगुप्त किस प्रकार का शासक था वो अपन को जानना है। 1 नंबर डाल के लिखना है वीर योद्धा महान विजेता। वीर योद्धा एवं महान विजेता। वीर योद्धा एवं महान विजेता। वीर योद्धा ब्रेवी वॉरियर गरेट राइट। कॉन्क्यूरोर EOR वीर योद्धा महान विजेता। वीर योद्धा महान विजेता। वीर योद्धा महान विजेता। क्या समुद्रगुप्त वीर योद्धा था? इसमें लिखना है समुद्रगुप्त एक कुशल सेनानायक महान विजेता वीर योद्धा था। समुद्रगुप्त एक वीर सेनानायक कुशल एवं
कुशल एवं महान योद्धा था। महान योद्धा था। योद्धा बोल दो, शासक बोल दो, एक ही बात है। इसके अलावा आगे लिखना है, उसने अपने पराक्रम एवं सैन्य शक्ति के बल पर गुप्त साम्राज्य को ताकतवर बनाया था। इसमें लिखो, उसने अपने पराक्रम एवं सैन्य शक्ति के बल पर गुप्त डायनेस्टी को ताकतवर बनाया था। कहने का मतलब ये है कि उस शासक ने गुप्त साम्राज्य को शक्तिशाली एवं ताकतवर बनाया था। किसके कारण बनाया था? सैन्य शक्ति के कारण। उसकी जो सेना की शक्ति थी वो बहुत ताकत थी उसकी सेना के अंदर। इसके अलावा आपको लिखना है, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित करके अपने राज्यों पर अपना आधिपत्य किया था। इसके आगे लिखो, समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत आर्यावर्त की द्वितीय विजय या दूसरी विजय में 9 शासकों को पराजित करके उन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया था। अपने गुप्त साम्राज्य में मिलाया था। आधिपत्य स्थापित किया था। इसके अलावा लिखना है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। लिखो, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त की प्रथम विजय में आर्यावर्त की फर्स्ट वॉर ऑफ आर्यावर्त की प्रथम विजय में साउथ इंडिया यानी कि दक्षिणी भारत के 12 शासकों को पराजित किया था। समझ में आ गई क्या बात? भाई पहले तो उसने उत्तर भारत पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए आर्यावर्त की दूसरी विजय में उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया, और उसके बाद आर्यावर्त की जो प्रथम विजय थी जो दक्षिणी भारत में हुई थी उसमें 12 शासकों को पराजित किया था। लेकिन इसमें अपन को ध्यान में रखना है कि उसने 12 राजाओं को अपने अपने प्रदेश वापस लौटा दिए थे। इसके अलावा दूसरा लिखना है, योग्य शासक। 2 नंबर डाल के लिखो, योग्य शासक। क्या समुद्रगुप्त योग्य शासक था? बिल्कुल था। WORTHY योग्य, RULER योग्य शासक। इसमें लिखना है, समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश का एक योग्य शासक था। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश का
समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश का एक योग्य शासक था। इसके आगे लिखना है सम्राट समुद्रगुप्त ने 40 साल तक शासन किया था। भाई समुद्रगुप्त जो था उसने कितने वर्षों तक शासन किया? 40 वर्ष तक। और गुप्त काल का सबसे ताकतवर शासक माना जाता है। इसके आगे लिखो, इसके अलावा प्रजा को सुशासन प्रदान किया था। इसके अलावा प्रजा को सुशासन प्रदान किया था। यानी कि उसने अपनी प्रजा के ऊपर कोई भी समस्या नहीं आने दी। समुद्रगुप्त अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान समझता था, इसी कारण वो योग्य शासक था। इसमें लिखना है समुद्रगुप्त अपनी प्रजा को संतान के सम्मान। संतान में कौन होता है? पुत्र या पुत्री। अब प्रजा के अंदर अगर मेल हैं तो वो पुत्र हो गए और फीमेल हैं तो वो पुत्री हो गई। समुद्रगुप्त अपनी प्रजा को संतान के सम्मान समझता था। नेक्स्ट स्टेप लाइन चेंज करके लिखो, समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की नीति अपनाकर गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था। समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की नीति अपनाकर गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था। गुप्त डायनेस्टी या एम्पायर का विस्तार किया था। क्या लिखवाया है? समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की नीति अपनाकर अपने शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का क्या किया था? विस्तार किया था। इसके आगे आपको लिखना है समुद्रगुप्त को वीणा बजाने में सिद्धहस्त था। समुद्रगुप्त वीणा बजाने में सिद्धहस्त था। आगे लिख लो, समुद्रगुप्त वीणा वादन में सिद्धहस्त था। और इसी प्रकार उसने अपने शासनकाल में वीणा वादन प्रकार की मुद्रा का प्रचलन किया था। भाई समुद्रगुप्त जो था उसको वीणा बजाने का शौक था, जिसके कारण उसने अपने साम्राज्य में वीणा वादन प्रकार की मुद्रा का प्रचलन किया था। और उस वीणा वादन प्रकार की मुद्रा के जो सिक्के हैं उनके ऊपर राजा समुद्रगुप्त उत्कीर्ण हैं। इसके अलावा आपको आगे लिखना है
समुद्रगुप्त ने ब्राह्मण धर्म की पूर्ण स्थापना करते हुए सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। भाई किस धर्म की पूर्ण स्थापना की? ब्राह्मण धर्म की। और ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने के बाद सभी धर्म जो हैं, आपका सनातन धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, इन सब के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। तो यहाँ तक उतार लो, फिर आगे लिखाता हूँ, जल्दी से उतारो। तो आज अपन इस शासक को कंप्लीट कर लेते हैं, समुद्रगुप्त को, फिर कल दूसरा शासक पढ़ेंगे। तो इसमें 2 पॉइंट लिखवा दिए हैं। तीसरा पॉइंट है अपना कुशल राजनीतिक। भाई समुद्रगुप्त कुशल राजनीतिक, उसका राजनीतिक से क्या लेना देना था वो अपन को पढ़ना है। इसमें लिखना है, सम्राट समुद्रगुप्त ने ब्राह्मण धर्म के प्रति, सम्राट समुद्रगुप्त ने ब्राह्मण धर्म के प्रति, ब्राह्मण धर्म की पूर्ण स्थापना कर सभी धर्मों के प्रति, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। भाई समुद्रगुप्त ने किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं कहा। उसने कहा कि सभी धर्म और सभी मनुष्य सही है, बस सोच और विचार करने का फर्क है। तो समुद्रगुप्त ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट स्टेप नोट डाल के लिखना है, समुद्रगुप्त ने बौद्ध विद्वान वसुबद्ध को अपना मंत्री बनाया था। समुद्रगुप्त ने बौद्ध विद्वान, नोट डाल के लिखो, राजा समुद्रगुप्त ने बौद्ध विद्वान का मतलब है ये बौद्ध धर्म से था, बौद्ध विद्वान वसुबद्ध को अपना मंत्री बनाया था। वसुबद्ध को अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दो। वसुबद्ध को अपना मंत्री बनाया था। नेक्स्ट स्टेप नोट डाल के लिखना है, एरन स्तंभलेख में समुद्रगुप्त की तुलना, एरन स्तंभलेख में समुद्रगुप्त की तुलना, नोट डाल के लिखना है, एरन स्तंभलेख। स्तंभलेख क्या होता है? ये एक इतिहास को जानने का स्रोत है। एरन स्तंभलेख में राजा समुद्रगुप्त ने, राजा समुद्रगुप्त ने पर्तरघु समुद्रगुप्त की तुलना पर्तरघु आदि शासकों से की जाती है। आदि शासकों से की जाती है।
अब 3 नंबर डाल के लिखना है आपको कुशल राजनीतिक, स्किल्ड पॉलिटिशियन, कुशल राजनीतिक। 3 नंबर डाल के लिखो। स्किल्ड, ICIAN, इसका मतलब होता है कुशल राजनीतिक, कुशल राजनीतिक। भाई क्या समुद्रगुप्त कुशल राजनीतिक था? उसका राजनीति से क्या संबंध था वो अपन को जानना है। तो इसमें लिखना है समुद्रगुप्त एक कुशल राजनीतिक शासक था। समुद्रगुप्त एक कुशल राजनीतिक शासक था। तो लिखो राजा समुद्रगुप्त, राजा समुद्रगुप्त एक कुशल राजनीतिक शासक था, शासक था। यह अपन क्या पढ़ रहे हैं? समुद्रगुप्त का चरित्र एवं मूल्यांकन। इसमें आगे लिखना है जहां समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया। जहां समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के राज्यों को जीतकर, उत्तरी भारत के राज्यों को, अब उत्तरी भारत में कितने राज्य थे? 9 राज्य थे। तो उन 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया था, अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया था, सम्मिलित किया था। नेक्स्ट स्टेप लाइन चेंज करके लिखना है वहीं उसने दक्षिणी भारत के राजाओं को पराजित कर उन्हें अपने साम्राज्य वापस लौटा दिए थे। वही समुद्रगुप्त ने साउथ इंडिया, वही समुद्रगुप्त ने साउथ इंडिया के 12 राजाओं को पराजित कर साउथ इंडिया के 12 शासकों को पराजित कर उन्हें अपने राज्य वापस लौटा दिए थे, अपने राज्य वापस लौटा दिए थे। समझ में आ गई क्या बात? तो स्किल्ड पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है? कुशल राजनीतिक। तो राजा समुद्रगुप्त एक कुशल राजनीतिक शासक था। यहाँ समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के 9 राजाओं को पराजित करके उनके राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत के 12 शासकों को पराजित करके उनके अपने राज्य वापस लौटा दिए थे। इसके अलावा आपको लिखना है उनसे केवल कर लेना ही उचित समझा। समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत के शासकों से कर लेना, कर या टैक्स बोल दो एक ही बात है, कर टैक्स लेना ही उचित समझा। भाई उनसे सिर्फ कर लिया जाएगा, उनके राज्य अपने साम्राज्य में नहीं मिलाए जाएंगे।
जिसके कारण समुद्रगुप्त ने उन राजाओं के खिलाफ उदारता की नीति अपनाई थी। समुद्रगुप्त ने उन राजाओं के साथ उदारता की नीति अपनाई थी। उन राजाओं के साथ उदारता की नीति अपनाई थी। भाई उनसे सिर्फ क्या लिया जाएगा? कर लिया जाएगा। अब उसमें आपका भूमि कर भी शामिल हो सकता है, कुछ भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, समुद्रगुप्त के लिए दूर दूर के प्रदेशों को अधीन रखना जरूरी था। भाई ये बात इम्पोर्टेंट है। समुद्रगुप्त को दूर दूर के प्रदेशों बोल दो या राज्यों बोल दो, राज्यों को अपने अधीन रखना जरूरी था। अपने अधीन रखना जरूरी था। अधीन रखना जरूरी था। समझ में आ गई क्या बात? कि जितने भी दूर दूर के राज्य हैं उनको उसने क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप लिखना है, क्योंकि पाटलिपुत्र से उनका प्रशासन चलाना अत्यंत कठिन था। तो इसमें आगे लिखना है, इन राज्यों का पाटलिपुत्र से इन दूर दूर के राज्यों का शासन चलाना मगध महाजनपद जिसकी राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र, शासन चलाना पाटलिपुत्र से कठिन था। भाई कहने का मतलब यह है कि समुद्रगुप्त जैसे ही पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठता है तो उसके लिए, समुद्रगुप्त के लिए जो दूर दूर के प्रदेश हैं या दूर दूर के राज्य हैं उनके ऊपर प्रशासन चलाना या शासन चलाना कठिन था। इसके अलावा आपको लिखना है 4 नंबर डाल के, साहित्य एवं कला का संरक्षक। क्या समुद्रगुप्त साहित्य एवं कला में निपुण शासक था? ये कई बार पूछ सकता है। इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकता है कि आपने समुद्रगुप्त पढ़ा भारत के इतिहास में, क्या वो कला एवं साहित्य में निपुण शासक था? इसका बताइए। तो क्या बताएंगे आप? तो पढ़ा होगा तो बता देंगे, नहीं पढ़ा होगा तो कुछ नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ तक उतार लो, फिर आगे चलते हैं। तो समुद्रगुप्त का कला एवं साहित्य में क्या योगदान रहा, अपन को यह भी पढ़ना है। तो इसमें लिखो 4 नंबर डाल के, पैटर्न ऑफ LITER लाइटर एक्टिव एंड आर्ट्स
आर्ट्स एंड आर्ट्स समुद्रगुप्ता साहित्य एवं कला का संरक्षक, साहित्य एवं कला का संरक्षक समुद्रगुप्त था। इसमें लिखो साहित्य एवं कला का संरक्षक, साहित्य एवं कला का संरक्षक। क्या समुद्रगुप्त को वास्तव में साहित्य एवं कला के संरक्षक के रूप में देखा गया है? इस चीज की अपन को विवेचना करनी है। तो इसमें लिखो समुद्रगुप्त साहित्य एवं कला का प्रमुख संरक्षक था। लिखना है समुद्रगुप्त साहित्य एवं कला का, साहित्य एवं कला का प्रमुख संरक्षक था, प्रमुख संरक्षक था। समुद्रगुप्त साहित्य एवं कला का प्रमुख संरक्षक था। समुद्रगुप्त स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था। इसके आगे लिखना है समुद्रगुप्त स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था। लिखो समुद्रगुप्त स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था, उच्च कोटि का विद्वान था, उच्च कोटि का विद्वान था। वह साहित्यकारों कवियों का आश्रय दाता था। समुद्रगुप्त साहित्यकारों अंडरलाइन, साहित्यकारों कवियों का आश्रय दाता था, कवियों का आश्रय दाता था। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त के समकालीन एक कवि का नाम बताइए। तो उस कवि का नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रस्तुति की रचना की थी। और इसका उत्करण किसने करवाया था? तिल भट्ट ने। किसने करवाया था? तिल भट्ट ने। तो ये दो ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट स्टेप लाइन चेंज करना है। समुद्रगुप्त कविता भी लिखता था। अपनी काव्यगत रचनाओं के कारण समुद्रगुप्त कविताएं भी लिखता था। समुद्रगुप्त कविताएं भी लिखता था, समुद्रगुप्त जो था वो कविताएं भी लिखता था। अपनी काव्यगत रचनाओं के कारण समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। अपनी काव्यगत रचनाओं के कारण राजा समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। कविराज इन्वर्टेड कॉमाज अंडरलाइन, कविराज की उपाधि धारण की थी। यह गुप्त काल का एकमात्र शासक है जिसने कविताएं लिखते हुए कविराज की उपाधि धारण की थी। आपको पूछ ले कि कविराज की उपाधि, क्वेश्चन यह बनेगा कि गुप्त काल के किस शासक ने कविराज की उपाधि धारण की थी। तो शासक कौन सा है? समुद्रगुप्त, उसने की थी। नोट डाल के लिखो। D.R. मजूमदार के मतानुसार समुद्रगुप्त प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान बंधुबक्ष का आश्रय दाता था। ये मैंने लिखवा दिया है।
एक बार और लिख लो, D.R. मजूमदार, इतिहासकार हैं D.R. मजूमदार के अनुसार समुद्रगुप्त बौद्ध विद्वान वसुबंधु का आश्रयदाता था। वसुबंधु का आश्रयदाता था। किसका आश्रयदाता था? वसुबंधु का आश्रयदाता था। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त किस बौद्ध विद्वान का आश्रयदाता था? तो वसुबंधु का आश्रयदाता था। इसके अलावा आपको नेक्स्ट स्टेप आगे लिखना है। समुद्रगुप्त कलाओं का प्रेमी था। संगीत में उसे विशेष प्रेम था। समुद्रगुप्त कलाओं का प्रेमी था। लिखो, समुद्रगुप्त संगीत कलाओं का प्रेमी था। संगीत कलाओं का प्रेमी था। संगीत कलाओं का प्रेमी था। वह एक स्वयं संगीतज्ञ था। वह एक स्वयं संगीतज्ञ था। समुद्रगुप्त जो था वो स्वयं संगीतज्ञ था। समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का बड़ा शौक था। उनके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसके आगे लिख लो, समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का शौक था। वीणा बजाने का शौक था। समुद्रगुप्त द्वारा प्रचलित वीणा वादन प्रकार की मुद्रा के मुख्य भाग पर वीणा वादन प्रकार की मुद्रा के पृष्ठभाग पर मुख्य भाग पर राजा समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए उत्कीर्ण हैं। भाई अपन ने क्या बात की? समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का शौक था। समुद्रगुप्त द्वारा प्रचलित जो वीणा वादन प्रकार की मुद्रा है उसके मुख्य भाग पर समुद्रगुप्त का चित्र जो है वो उत्कीर्ण है, वीणा बजाते हुए, या समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है। अपन को यह बात ध्यान में रखना है। इसके अलावा 5 नंबर डाल के लिखना है धर्म सहिष्णुता। समुद्रगुप्त के चरित्र मूल्यांकन का 5वां पॉइंट है धर्म सहिष्णुता। और इसके बाद में आपका समुद्रगुप्त कंप्लीट हो जाता है।
5 नंबर डाल के लिखो। 5 नंबर डाल के लिखो। रिबियाई, रिबिआई, GIOUS, रिबिजेस, रिबिजेस, TOLERANCE। इसका मतलब क्या है? हिंदी में लिख लेना, धर्म सहिष्णुता। धर्म सहिष्णुता। क्या समुद्रगुप्त धर्म के प्रति समर्पित था? तो इसमें लिखना है समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसमें लिखो राजा समुद्रगुप्त, राजा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म का अनुयायी था, अनुयायी था। राजा समुद्रगुप्त कौन से धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का। नेक्स्ट स्टेप में लिखो अन्य सभी धर्मों का सम्मान करता था। अन्य सभी धर्मों का, अन्य सभी धर्मों का सम्मान करता था, सम्मान करता था। अन्य सभी धर्मों का सम्मान करता था। नेक्स्ट स्टेप में लिखना है समुद्रगुप्त ने लंका के राजा मेघवर्ण को भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति प्रदान की एवं धार्मिक सहनशीलता का परिचय दिया। इसमें लिखना है समुद्रगुप्त ने लंका के राजा, समुद्रगुप्त ने सिंहल द्वीप के राजा, सिंहल द्वीप इन्वर्टेड श्रीलंका के राजा, लंका के राजा मेघवर्ण को, मेघवर्ण इन्वर्टेड कॉमाज अंडरलाइन, मेघवर्ण को बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार बनाने के लिए अनुमति दी थी। विहार बनाने की अनुमति दी थी, बनाने की अनुमति दी थी, अनुमति दी थी। तो उस विहार का नाम क्या था? मैंने आपको बताया है बोधि संगाराम नामक विहार। कौन सा विहार था? बोधि संगाराम, बोधि संगाराम विहार, बोधि संगाराम विहार उसका नाम था। नेक्स्ट स्टेप में लिखना है धार्मिक सहनशीलता का परिचय दिया था। इसके बाद समुद्रगुप्त ने, इसके बाद सम्राट समुद्रगुप्त ने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया था, परिचय दिया था। अब आपको यहाँ तक लिखना है और इसके बाद में लिखना है समुद्रगुप्ता द एंड हिस्ट्री। ऐसे लाइन खींच दो नीचे की तरफ। यहाँ पे लिखना है समुद्रगुप्तास द
द एंड हिस्ट्री, द एंड हिस्ट्री। समुद्रगुप्तास द एंड हिस्ट्री। जिसने नहीं उतारा वो उतार लो। तो समुद्रगुप्त का चरित्र मूल्यांकन कितने भागों में कंप्लीट होता है? 5 भागों में। तो कई बार आपको प्रश्न पूछ लेता है, भाई कॉलेज के लेवल में अगर प्रश्न आता है तो पूरा लिखना है, और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं आपको पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त की धार्मिक सहिष्णुता बताइए। भाई समुद्रगुप्त ने धर्म के प्रति क्या क्या काम किए वो बताना है। तो मेघवर्ण को आदेश दे दिया कि तू बोध गया में विहार का निर्माण करवा सकता है, जिसका नाम बोधि संगाराम नामक के विहार था। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है स्टूडेंट समुद्रगुप्त का। तो समुद्रगुप्त की लगभग 3-4 क्लास मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ऑल स्टूडेंट इस लाइक वीडियो कमेंट शेयर कर देना और अपने मित्रों के पास भेज देना।